गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और अभी स्कूल खुलने के अभी कोई संभावनाएं कहीं से दिखाई नहीं दे रही है, उसी कड़ी में प्रिंसिपल सर का मुझे निर्देश है कि आप जैसा 10th क्लास के लिए जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं वैसा ही 9th क्लास के लिए भी थोड़ा मदद करें आप। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 9th क्लास के लिए एक एक चैप्टर ले रहा हूँ पहले मैं। तो अभी मैंने चैप्टर लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में कुछ आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे और जैसा मेरा उम्मीद है 10th वाले सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी इंटरेस्ट लेंगे और इसको पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो प्रकार होते हैं। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है और दूसरा वाला कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है बच्चों। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम पढ़ रहे 9th क्लास और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे या जो आप 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रहता है वो 11th या फिर उसके बाद हायर क्लासेस में चलता है ना। इसमें रेडियस और एंगल के बारे में बात करते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा जानकारी, चूँकि एनटीएससी या दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप इसको एक जो है हम पढ़ते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालते हैं, है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के माध्यम से किसी भी पॉइंट को हम उसकी पोजीशन दिखाते हैं। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वेक्टर ज्योमेट्री रहता है आपका, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिया। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, तो नंबर लाइन आप जानते हैं, है ना, ये ओरिजिन कहलाता है। इसके इधर 1 2 3 पॉजिटिव चलता है, इधर लेफ्ट में नेगेटिव नंबर चलते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल नंबर लाइन, यानी आप नंबर लाइन को ऐसा खड़ा खींच देंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगी, इसमें ऊपर पॉजिटिव रहेंगे नीचे नेगेटिव रहेंगे आपके, और ये ओरिजिन है, ठीक। इनका सबका डिटेल अभी मैं बताऊंगा, पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे आपका ये कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसको x और x डैश नाम देंगे बच्चों, इसको y और y डैश नाम देंगे। तो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं, x एक्सिस और y। हॉरिजॉन्टल जो रहता है वो x एक्सिस होगा, वर्टिकल रहेगा जो y एक्सिस रहेगा बच्चों। फिर उसके बाद में कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या xy प्लेन, ये जो है प्लेन का मतलब होता है बच्चों ऐसी समतल सतह जहाँ पर हम पेंटिंग कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसको प्लेन कहते हैं। एरोप्लेन को प्लेन यहाँ से मतलब एरोप्लेन नहीं हुआ, है ना। प्लेन यानी सतह जहाँ पर लिख सकते हैं, पेंट दीवार भी हो सकती है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, नोटबुक भी हो सकती है। तो किसी भी प्लेन में हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसलिए एक्स वाई प्लेन भी कहेंगे। ये 4 पार्ट में इस प्लेन को डिवाइड है। ये लाइन है बच्चों, तो लाइन आगे बढ़ती है ऊपर नीचे इनफाइनाइटली दोनों तरफ, तो ये 4 भागों में किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ये आगे भी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो रहता है जिसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इधर x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव रहता है, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें x भी नेगेटिव रहेगा y भी नेगेटिव, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे बच्चों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहेगा y नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, ये सब आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो किसी भी कोऑर्डिनेट को निकालना है तो उसमें पहले एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या है, यानी एक्स एक्सिस पे उसकी पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे, यानी उसकी परपेंडिकुलर जो पोजीशन दिखा रहा है था, तो जैसे यहाँ 3 दिखा रहा है
तो इसको एब्सिसा भी कहते हैं। और एक्स पे इसकी पोजीशन क्या है। फिर वाई कोऑर्डिनेट किधर देखते हैं, वाई पे, तो वाई पे इसकी पोजीशन क्या है, ये 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है ना। या यूं भी समझ सकते हो आप कि जैसे एक्स जो है, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्स से इसकी डिस्टेंस 1 2 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष से इसकी डिस्टेंस 1 2 3 4, ये 3 4 भी ऐसा भी लिख सकते हैं ना। लेकिन एक्चुअली आप याद करने के लिए पहले एक्स एक्सिस को देखो, यानी एक्स एक्सिस को देखना वहाँ पर कितना दिख रहा है, फिर वाई एक्सिस, अपनी देसी ट्रिक याद कर लेना आप। तो पहले एक्स एक्सिस को देखो, फिर वाई एक्सिस को देखो, और इसको ऑर्डर में लिखना, पहले एक्स फिर वाई, ठीक है बच्चों। तो ये तो क्वाड्रेंट हुआ, और कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन के नाम से हम जानते हैं। इसको एब्सिसा बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट याद रह जाएगा आपको, जैसे हम लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो CO हटा दो तो ऑर्डिनेट वाई बन जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ने जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ जैसे ये 3 4 है, तो अगर मैं 4 3 लिख दूंगा तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी बच्चों, यही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब 3 4 है तो ये 3 आगे ही रहेगा, 4 पीछे रहेगा, है ना। इसको 4 3 नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको भी डिटेल में भी बताएंगे। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करना वो आपको आता है, फिर भी मैं एक बार वो बताऊँगा। फिर आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। तो अभी इन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है उसको देखते हैं बच्चों। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम जानते हैं, जैसे कोई पॉइंट P है, आपसे कहा इसकी पोजीशन, इसका एड्रेस बताओ, पोजीशन यानी इसकी स्थिति बताओ या प्लॉट करो, या P पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो इस P की पोजीशन हम कैसे देखते हैं, पहले एक्स एक्स पे इसकी पोजीशन क्या है 2, वाई एक्स पे इसकी पोजीशन क्या है 3, तो 2 3 इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये तो कार्टेशियन प्लेन में इसको पॉइंट्स को पता करने का ये तरीका है। लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि भैया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, या आप कोई NTSC एग्ज़ाम देंगे या अदर बहुत सारी आजकल ओलंपियाड और दूसरी एग्ज़ाम होती है, सब में जानकारी आपको होना चाहिए। तो बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, एक तरह का सर्कल रहता है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में हम सर्कल ड्रा कर देते हैं, और जैसे पॉइंट जैसे यहाँ था तो डायरेक्ट ऐसे पता कर लिया, लेकिन यहाँ पर वेक्टर में इसका यूज़ करते हैं। तो इस P की पोजीशन निकालना हो तो इस P से ओरिजिन को मिलाते हैं बच्चों, यहाँ जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं, और ये R जो है ये आपकी रेडियस कहलाती है। फिर इन दोनों के माध्यम से इसको आगे और डिटेल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं एक हल्का सा आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसके पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बच्चे बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चों के मन में कुछ कुछ विचार है कि सर 2 नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, तो ये ऐसे भी तो काट सकती है सर। तो लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया है बच्चों। हॉरिजेंटल का मतलब जैसे हम अपने ज़मीन पर चलते हैं ना, वो हॉरिजेंटल, और हमारी हाइट वर्टिकल रहती है। हम टेढ़े होके पिसा की मीनार जैसे नहीं चल सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ आप ऐसे टेढ़े होके नहीं चल सकते, या ज़मीन भूकंप आती है तो टेढ़ी हो जाती है, तो फिर उस पर दिक्कत हो जाती है हमको। तो आपको ज़मीन और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ही ये लेना है। तो आपका सही सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होगा, ये गलत होगा। हॉरिजेंटल होना चाहिए और वर्टिकल, तो यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं है बच्चों। अब बच्चों बात आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया आपकी क्लास का, 9th क्लास का। तो इसमें मैंने कुछ स्टूडेंट दिखा दिए यहाँ पर K P S और N से, है ना। तो ये जो है ये कॉलम कहलाता है, ये टीचर टेबल है मान लो क्लासरूम में, तो ये कॉलम कहलाते हैं, ऐसे सीधे सीधे खड़े हुए कॉलम रहते हैं।
और इनको रो बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आपसे कहा है कि इनकी पोजीशन बताओ, तो ये कॉलम 1 2 3 4 5 नाम दिया, रो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है ना। तो आपको पोजीशन बता। अब उसने पूछा भैया ये खुशी की पोजीशन बताओ, तो खुशी कहाँ पर है, यहाँ पर पोजीशन पे है, ठीक है ना, इस पोजीशन पे बैठी है। तो ये पहले क्या करेंगे पहले कॉलम को देखेंगे। तो कॉलम क्या है बच्चों, इसमें फर्स्ट कॉलम पे है, और रो भी क्या है इसकी फर्स्ट, तो इसकी पोजीशन हो गई 1 1, है ना। जैसे मान लो किसी को बोला राम प्रसाद को, किसी प्रिंसिपल सर ने कि भैया उसमें पी या परी जो है, उनको राम प्रसाद नहीं जानता परी क्या है, तो वो कुछ सिंबल दे देंगे कि भैया प्रिंसिपल सर ने कहा भैया कि थर्ड कॉलम और सेकंड रो में जो बैठा है स्टूडेंट या बैठी स्टूडेंट, उसको बुला के लाओ। तो वो आके देखेगा भैया थर्ड कॉलम क्या है, तो 1 2 3 थर्ड कॉलम ये है और सेकंड रो ये है। तो इस परी का जो सिस्टम है, मतलब पोजीशन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पोजीशन 3 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, ये 3 और 2। तो अब इनको लिखना था तो हमने लिख दिया, परी खुशी की पोजीशन 1 1 हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों 3 और 2 3 2। अब थर्ड एक और सलोनी पूछा, तो सलोनी की पोजीशन यहाँ है, इसके पोजीशन देखो। तो पहले तो आप यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो ये क्या है, कॉलम की पोजीशन सेकंड कॉलम है, तो यहाँ सेकंड, और रो कौन सा है थर्ड, तो सलोनी की पोजीशन हो गई सेकंड थर्ड, है ना। तो इस प्रकार से ये सिस्टम डेवलप हुआ कि किसी पॉइंट की पोजीशन पता करना हो तो एग्जैक्ट दूसरी जगह नहीं जाए, उसी के पास जाए। जैसे नरेंद्र है मान लो कोई स्टूडेंट, इसकी पोजीशन पता करना है या इसके पास जाना है, तो एग्जैक्ट यही व्यक्ति मिलेगा, तो इसकी पोजीशन क्या हुई आपसे पूछेंगे। तो पहले कॉलम देखेंगे, तो 4, इस 4 पोजीशन है कॉलम की, और रो क्या है बच्चों, रो भी इसकी 4th है, तो नरेंद्र की पोजीशन हो गई 4 4। तो ये पोजीशन हो गई आपकी क्लासरूम की। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप हुआ बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी ऑर्डर्ड पेयर जो पढ़ने जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आप जब भी जाएंगे तो बेसिक नॉलेज आपके लिए होना ज़रूरी है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जैसे एक्स कोऑर्डिनेट फिर पीछे वाई कोऑर्डिनेट। तो वो कह रहा है कि अगर एक्स वाई अलग अलग हो तो इसको हम वाई एक्स नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे बच्चों, अगर ये अलग अलग है तो आप इसको वाई एक्स नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ है 2 5, एक्स की पोजीशन 2 है, वाई की पोजीशन 5 है। तो अगर ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो 2 5 अलग आएगा और 5 2 अलग पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ वाई 5 हो जाएगा, एक्स 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स 2 है, वाई 5 है ना। तो पहले एक्स को देखते हैं फिर वाई को। तो यहाँ पर एक्स को 5 पढ़ेंगे और वाई को 2 पढ़ेंगे फिर, तो ये दोनों सेम पॉइंट्स नहीं होंगे। अभी ग्राफ में मैं बताऊंगा भी आपको। तो इसका मतलब जब दोनों डिफरेंट होंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकता है बच्चों, कब हो सकता है, जब रिपीटेड हो, यानी ये दोनों पॉइंट्स क्या हो, सेम हो। तो एक्स भी 2 है, वाई भी 2, तो इनको इंटरचेंज कर देंगे तो पोजीशन वही रहेगी। लेकिन अगर एक नेगेटिव है पॉजिटिव है यानी डिफरेंट है तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब अगले में आते हैं, ये पॉइंट्स जो दिए हैं आपको इनको प्लॉट करना है। बस आपके 9th क्लास में बस इतना ही है, लेकिन मैं आपको और आगे बताऊंगा ताकि आप कंपटीशन में, और आपको पूरा डिक्टो 10 तक का नॉलेज हो जाएगा अभी, और पूरा है 9 से रिलेटेड ही है आपका पूरा। तो देखिए प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स को आपको दिखाना है -4 0 0 7 2 3 -2 3 -2 -3 और 2 3। तो देखते हैं इनको अपन ग्राफ पे प्लॉट करते हैं बच्चों। पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट करे हैं, देखिए -4 0 इसको प्लॉट करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था, पहले x को देखो फिर y को देखो। तो x को देख रहे हैं -4, तो -4 यहाँ पर है, फिर y को देखो तो y यहीं सामने दिख रहा है, तो यही पॉइंट होगा, यहीं से दोनों दिख रहे हैं, x भी यहीं से दिख रहा है, यही पोजीशन है, और y यहाँ सामने दिख रहा है। तो आपको मूवमेंट नहीं करना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया
ये हो गया -4 0, ठीक है। अब B 0 7, तो 0 और 7, 0 किसकी पोजीशन है, x की, तो x की पोजीशन 0 यहाँ है और y की पोजीशन 7 है। 7 मतलब मीन्स यहाँ आ जाएगा ये 7। तो आप पहले x को यहाँ से देखेंगे, परपेंडिकुलर देखना है, x को देखा फिर y को देखा, तो x और y का कोऑर्डिनेट यही आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 नीचे देखा, फिर y कोऑर्डिनेट तो इसी जगह है, तो 0 7 हो गया ये। तो ये पॉइंट कहलाएगा B पॉइंट क्या हो गया, 0 7। थर्ड वाला C 2 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हुआ C, है ना। तो क्या करा, x को देखा तो 2 आया, y को देखा तो 3 आया, ठीक है ना। तो 2 3 पोजीशन C की हो गई। और ये कौन सा क्वाड्रेंट अगर पूछेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अगर आपसे ये पूछा था कि ये पॉइंट कौन से प्लेस पर आएगा, तो ये x एक्सिस पर आएगा। ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पे आया 0 7, तो y एक्सिस पर आया। ये कहाँ पर आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। सेकंड देखते हैं -2 3, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3, तो ये D पॉइंट हुआ -2 3। तो यहाँ से ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये -2 -3 E पॉइंट, -2 यानी x का वैल्यू और -3 y का वैल्यू, ये हो गया आपका, इसको क्या दिया, E नाम दिया। और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये -2 -3 पॉइंट है और एक क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया अब। फिर A पॉइंट 2 3, 2 यानी x का वैल्यू और 3 -3 इधर, तो ये पोजीशन हो गई। दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो ये पॉइंट हुआ F, तो ये हो गया आपका 2 -3। और कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हम अलग अलग पॉइंट्स की पोजीशन पता कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ देखिए, एक्स एक्सिस पर जो है कौन 0 होगा, किसकी वैल्यू 0 होगी, तो एक्स एक्सिस पे y को देखते हैं ना, एक्स एक्सिस से तो 0 दिखता है। इसका मतलब y एक्सिस पे सब जगह क्या रहता है, एक्स एक्सिस पे सभी जगह कौन 0 रहता है, y, और y एक्सिस पे पूरी लाइन पर x 0 रहता है। यानी x यानी एब्सिसा बोलते हैं जिसको, तो एब्सिसा y एक्सिस पे 0 रहेगा और ऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन में आता है आपको, तो ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 3 एंड -4 3 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से 4 3 और -4 3 की डिस्टेंस निकालना है। देखिए बच्चों, P पॉइंट 4 3 दिया है, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, तो ये दोनों परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये इसको P नाम दिया और ये क्या है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है। अब उसने क्या पूछा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्स पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, यानी एक धागे में पत्थर बांध के यहाँ से लटकाएंगे, तो इधर जाएगा कि इधर आएगा, नीचे आएगा बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी धागा लटका रहे हो आप, ठीक है ना, पत्थर बांध के। तो ये कितनी हुई, 1 2 3। तो आपका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये हुई 3, यानी y कोऑर्डिनेट होगी। ध्यान रखना, ये ऐसे याद रखना। इसी को क्वेश्चन को पलट देता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इस P की परपेंडिकुलर। तो यहाँ से धागा y एक्सिस पे लटकाया पत्थर बांध के, जैसे वो मेसन लटकाता ना दीवार बनाते समय, मिस्त्री दीवार को ठीक करने के लिए, सीधी बनाने के लिए वो एक वो सावल रखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ से सावल लटकाई, तो ये यहाँ आई। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 1 2 3 4। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगी इसका, 4। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिस्त्री की सावल लटकाना है आपको, इससे आपकी गलती नहीं होगी। कुछ ट्रिक्स याद कर लीजिए कि हम पत्थर लटका रहे या मेसन रहता है ना, वो सावल लटकाता है दीवार को ठीक करने परपेंडिकुलर